गल्फ़ कंट्री की अगर मैं बात करूँ तो कहीं भी आप चलते फिरते इवन कैमरा एक बहुत बड़ी बात है, मोबाइल भी नहीं निकाल सकते। अच्छा, क्या अंतर लगता है आपको? अपने भारत के, हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट में भी काम किया, भारतीय पत्रकारिता में, और आज अब दुबई में है, वहाँ की पत्रकारिता में क्या अंतर है? और फिर मेरे हिसाब से तो वो पत्रकार का ऑफिस नहीं है और वो प्रेस नहीं जहाँ पत्थर नहीं पड़े, तो जहाँ ऑफिस नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ घर वालों ने तो ये नहीं सोचा होगा कि मेरा बेटा पत्रकार बने। बिल्कुल। क्या नागपुर आपको पसंद नहीं आया जो मुंबई चले गए? नहीं, नागपुर। फिर मुंबई पसंद नहीं आया, फिर दुबई चले गए देश के बाहर? नहीं, देखिए जैसे अगर आपके साथ आपकी माँ बाप की दुआएं हैं तो आपको मंजिल पहुंचने से या जो आपने गोल अपने अचीव करने का सोचें वो कभी आपको नहीं हटा सकता। तो जब तक आप कुएं से बाहर नहीं निकलोगे तो आपको समुंदर नहीं पता चलेगा कि समुंदर की गहराई क्या है। मेरा बैकग्राउंड मोबाइल रिपेयरिंग की हुआ करता था। अच्छा। तो मोबाइल रिपेयरिंग भी हमने किया उसकी, तो वहाँ से मेरी पत्रकारिता स्टार्ट है। बस ऐसे ही लिखना स्टार्ट किए थे अखबार। तो दोस्तों, एनजीपी न्यूज़ पर लगातार एक नया कंटेंट, नई नई चीज़ें हम एनजीपी न्यूज़ के ज़रिए आप लोगों को दिखाते हैं। आज एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो, अब उनका तारीफ़ तो मैं क्या करूं, लेकिन थोड़ा सा एक बैकग्राउंड मैं आपको बताता चलूं। सिवनी ज़िले के गोपालगंज से उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की, जो एक छोटे से ज़िले के अखबार में काम किए जिन्होंने। उसके बाद नागपुर आए, नागपुर में कई पत्रकार उन्होंने बनाए। उसके बाद फिर रुख किए मुंबई का। मुंबई में फिल्म सिटी हो या फिर कोई और सेलिब्रिटी, सारा कंटेंट बोल इंडिया न्यूज़ के माध्यम से उन्होंने आपको दिखाया। तो ये बात हुई सिवनी से नागपुर, नागपुर से मुंबई, लेकिन हाल फिलहाल वो कर रहे हैं दुबई में पत्रकारिता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बोल इंडिया न्यूज़ के चीफ एडिटर सलीम रहमान की। सलीम भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया जीशान भाई। कब आए नागपुर? नागपुर कब आए? तो नागपुर तो आते ही रहते हैं क्योंकि दिल आप लोगों से लगा हुआ है, तो नागपुर के बिना रह नहीं सकते। बिल्कुल। तो जिस तरह से मैंने शुरुआत किया हूँ जी, सिवनी के गोपालगंज से आपने शुरुआत की। जी हाँ। कैसी शुरुआत रही, थोड़ा सा आपकी सबसे पहले इस जर्नी के बारे में जानेंगे। जीशान भाई, काफ़ी इंटरव्यूज में मैंने ये जर्नी बताया हुआ है और फिर से आप उसी हालात दोहरा रहे हैं तो ठीक है। वो दूसरे चैनल्स थे, वो आप दूसरे अभी NGP चैनल्स न्यूज़ थे। पर हो। एनजीपी न्यूज़ सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करने के पहले मैं खुद आपकी जर्नी स्टार्ट करता हूँ। 2016 पे आप और मैं समथिंग मुलाकात हुई और अल्हम्दुलिल्लाह आज 6 साल एनजीपी लाइव के स्टूडियो में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया शुक्रिया। ऐसे ही आप काम करते रहिए, कंटिन्यू, लगातार, डट के, पीछे मुड़ के मत देखिए। अल्लाह आपको बहुत कामयाब करेगा। शुक्रिया। और ये तो 6 साल हमको चैनल स्टार्ट करके हुए, उसके 2 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी, तब से मतलब आपको याद है? जी, 2 साल पहले मुलाकात हुई थी, यानी 18 पे आई थिंक आपने स्टार्ट किया है एनजीपी न्यूज़ और 16 पे हमारा मुलाकात हुआ था। और रिसेंटली अगर मैं अभी 1-2 महीने पिछले की बात करूँ तो उस वक्त आपके चैनल की कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, हैक हो गया था। बट जब फाइनली वीडियो फिर से आपका आया कि भाई सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, जी जी जी, तो बहुत खुशी हुई। क्योंकि एक पत्रकार जो ग्राउंड लेवल पे मेहनत करता है, कंटेंट, आप लोगों की खबरें, लोगों की आवाज़ बन के सामने आता है, और वो एक मेहनत 6 साल की अगर एक बार पे या एक क्लिक में ज़ाया हो जाए तो वो मैं भी बेहतर समझ सकता हूँ, और आप बिल्कुल। और हमारे जो साथीज़ हैं अलग अलग, वो बहुत बेहतर समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत आपने किया। तो फिर से आज मैं एनजीपी न्यूज़ के स्टूडियो में आया हूँ और वही सारी चीज़ें, वही जो गया था आपके पास सारी चीज़ें आ चुकी है, उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद जीशान साहब। अब आते हैं सेकंड, आपने बात किया मेरी जर्नी हमारे की। सवाल पर। जी, आपके सवाल पर आपके सवाल पे कि 2007 पे मैंने पत्रकारिता स्टार्ट किया। सिवनी डिस्ट्रिक्ट है और उसके अगर हम 12-13 किलोमीटर की बात करें गोपालगंज जी, तो वहाँ से मेरी पत्रकारिता स्टार्ट है। बस ऐसे ही लिखना स्टार्ट किए थे अखबार जो हाकर कहा जाता है, जी जी, अखबार बांटने वाले को, वहाँ से मैंने पत्रकारिता स्टार्ट किया। अच्छा, बांटे, फिर लिखे भी, लिखने के बाद फिर नागपुर शिफ्ट हुए। तो 3 साल हमने लगातार गोपालगंज के अतराफ और गोपालगंज के लिए खबरें लिखी। उसके बाद हम नागपुर शिफ्ट हुए। तो आपको पता है फिर नागपुर
कौन से ईयर में आप आए? जी, नागपुर में शिफ्ट हुआ हूँ 2011 पे। जी 2011 पे मैं नागपुर शिफ्ट हुआ, और उसके पहले पत्रकारिता गोपालगंज सिवनी पे हुआ करती थी। नागपुर शिफ्ट होने के बाद में बहुत से अदर काम भी किए। ओके। उसके बाद फाइनली देखा जाए तो जो एक पत्रकारिता का कीड़ा होता है, जैसे एक एग्जांपल दूं आपको कि मुंबई अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसको एक कीड़ा होता है फिल्म सिटी का, बिल्कुल, है ना, मुंबई की अगर हम माया नगरी की बात करते हैं तो। लेकिन जब हम नागपुर आए तो हमने अपने आप को पत्रकारिता से हटा दिए थे। अच्छा, क्यों? लाइक अगर हम बात करें तो उस वक्त में मेरा बैकग्राउंड मोबाइल रिपेयरिंग की हुआ करता था। अच्छा, तो मोबाइल रिपेयरिंग भी हमने किया। उसके बाद फिर एक वो कीड़ा नहीं जाता है, अगर आप पत्रकारिता की लाइन पे हो तो उसको पैशन कह लिया जाए या फिर उसका अपना हॉबी कह लिया जाए, या काम पकड़ के करते रहे फिर उससे पत्रकारिता स्टार्ट। तो उस वक्त यहाँ देखे, नागपुर भी देखे, नागपुर के बाद जैसा आपने कहा मुंबई भी देखे जी। तो कहा जाता है ना कि आप जब तक कुएं से नहीं निकलेंगे, मेरा यूथ को भी एक मैसेज है और मेरे साथियों को भी मेरे तरफ से एक मैसेज है कि जब तक आप कुएं से बाहर नहीं निकलोगे तो आपको समुंदर नहीं पता चलेगा कि समुंदर की गहराई क्या है। जी। तो बस ये एक बड़ी बात हो गई बोलना, लेकिन आपको कंटिन्यू चलना है, चलते रहना है, क्योंकि आप चल रहे हो तो आपके पीछे माँ बाप की दुआएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके साथ आपकी माँ बाप की दुआएं हैं तो आपको मंजिल पहुंचने से या जो आपने गोल अपने अचीव करने का सोचा वो कभी आपको नहीं हटा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। कितनी भी तकलीफें आपके सामने हैं, बस आप चलते रहिए। जी। मालिक अल्लाह ईश्वर आपको कहीं ना कहीं सक्सेस देगा। जी। नागपुर में थे जी। क्या नागपुर आपको पसंद नहीं आया जो मुंबई चले गए? नहीं, नागपुर फिर मुंबई पसंद नहीं आया, फिर दुबई चले गए देश के बाहर? नहीं, देखिए जैसे मैंने वही कहा कि आपको बाहर ट्राई करते रहना चाहिए। नागपुर पसंद वाली बात नहीं, नागपुर तो एक अगर देखा जाए पूरे इंडिया की बात किया जाए तो नागपुर सबसे अच्छा उसमें नाम है। जी बिल्कुल बिल्कुल। शांत माहौल है, सारी चीज़ें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में बहन भाई वैसा के लेके तो बिल्कुल शांत है। नागपुर को तो छोड़ना नहीं था। अच्छा। बट हर किसी का एक होता है कि भाई अब आगे अब आगे अब आगे अब आगे, तो नागपुर से मुंबई, मुंबई से फिर दुबई। तो आप लोग की दुआएं हैं कि दुबई में भी कंटिन्यू वर्क चालू है और आप लोग को दिखता भी है। बिल्कुल। आपने माँ बाप की बात की। जी बिल्कुल, उनकी दुआओं का असर होता है जो इंसान ज़ीरो से हीरो तक का जी सफ़र तय करता है। तो फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा आपका कि जैसे आप घर पे मम्मी बोलते होंगे आपको ये करना है, पापा बोलते होंगे आपको ये बनना है, जी। लेकिन मैं समझता हूँ घर वालों ने तो ये नहीं सोचा होगा कि मेरा बेटा पत्रकार बनेगा। बिल्कुल सही है। तो क्या उनका रहा? जी, मैं उस पर भी आता हूँ जीशान साहब। फैमिली बैकग्राउंड देखिए मेरा तो ऐसा था कि अगर मैं अपने ख़ानदान की बात करूँ तो ख़ानदान पे मैं शायद इकलौता था जो मैं मदरसे की तालीम पाता था। अच्छा। कुछ रीज़न आए, ये बात सही है जो बैकग्राउंड की आपने बात की है, बैकग्राउंड के साथ साथ हालात भी सामने आए, कुछ ऐसे आए कि जिसके वजह से पढ़ाई छोड़ना पड़ा। छोड़ना क्या, यानी हालात बिल्कुल ही सामने थे, उसकी वजह से पढ़ाई ड्रॉप करना पड़ा। पढ़ाई ड्रॉप करने के बाद फिर ये बात भी सही है कि माँ बाप ने कभी नहीं सोचे थे कि माँ बाप तो छोड़िए, हमने भी नहीं सोचे थे कि पत्रकारिता की लाइन पे आएंगे। अच्छा। तो क्योंकि मदरसे का बैकग्राउंड है, मदरसे का बैकग्राउंड क्या होता है आपको पता है, तालीम। फिर वहाँ से बस वही है कि 2007 में फिर 2005 में फिर हम घर पहुँचे। उसके बाद फिर कंटिन्यू क्या करना है तो पत्रकारिता स्टार्ट। तो मतलब क्या रहा पहला कि भाई किसने आपको मोटिवेट किया कि भाई अब कुछ नहीं समझ में आ रहा, चलो पत्रकारिता करें? क्या आपकी पहली रिपोर्ट रही, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए मेरी पहली रिपोर्ट के बारे पर अगर मैं बताऊं या फिर किसने स्टार्ट किया उसके बारे पे, तो एक हसीफ कादरी करके सीनियर डिस्ट्रिक्ट के सीनियर रिपोर्टर है। ओके। उनका एक पूरा ग्रुप है। हसीब कादरी की बात करूँ या मैं हसीब कुरैशी की बात करूँ या मतीन नाशा की बात करूँ या संजय चौरसिया की बात करूँ या अतीक खान, ऐसा पूरा ग्रुप होता है मीडिया पे। और मेरे खुद के घर पे अगर मेरे बड़े पापा की बात करूँ, एम रहमान जी, जो सिवनी के सीनियर जर्नलिस्ट है। अच्छा। पत्रकारिता की बात करूँ, संवाद कुछ एक अखबार आता है सिवनी का, जो पिछले इंटरव्यू में मैंने इस बात का उल्लेख किया था। तो एक घर से ख़ानदान से बोला जाए तो वो एक पत्रकार थे। उसके अलावा मेरे फूफू के बेटे हैं, वो पत्रकार, वो अखबार पे लिखा करते थे। तो ये सारा सिलसिला चलते रहा। तो हमने कहा चलो ठीक है। जब फिर बाद में वो कहते हैं ना कि आपकी जैसी संगत
हाँ। जैसा दोस्ताना, जैसा माहौल, तो ये 4-5 नाम वैसे जो रंग जाता है लिए इंसान। तो वैसा रंग जाता है। तो फिर वहाँ से सीने की जर्नी पतियाइता के स्टार्ट हुई। जी। दुबई जाने का क्यों सोचा आपने? ठीक है, आपने तो कहा कि भाई जो कुएं से बाहर जब तक समुंदर में नहीं जी। आप निकलोगे, तो क्या प्रोसेस रही, किसको अप्रोच किया आपने? और माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ जिस तरह से आपके चैनल पर, आपके जी। स्टेटस पर, आपके इंस्टाग्राम पर लगातार, मुंबई में तो, नागपुर में तो आपने सेलिब्रिटी को बिल्कुल पकड़ के रखा था, तो दुबई जाकर भी उनको भी कैसे पकड़ के रखा है आपने? तो सबसे पहले ये बताइए कि आपको कैसे अप्रोच हुआ कि आपको दुबई जाना है? देखिए, दुबई का अगर मैं जिक्र करूँ तो पहले तो मैंने होम टाउन का किया, उसके बाद नागपुर, मुंबई धीरे से स्टार्ट हुआ। मुंबई भी धीरे धीरे जाना स्टार्ट हुआ कंटिन्यू। तो जी। लगा कि यार नहीं, आना जाना कंटिन्यू ट्रेवल चालू है मुंबई को लेके, मुंबई शिफ्ट हुआ जाए। अच्छा। आप जैसे दोस्तों का सहारा मिलता गया, सपोर्ट मिलता गया, ठीक है मुंबई शिफ्ट हो गए, कंटिन्यू वहाँ वर्किंग चली। या कोई एक टच होता है कि ठीक है यार आप आ जाओ, मैं देख लूँगा। तो 2-3 फ्रेंड सर्कल थे बॉलीवुड से ही, जी। तो उन्होंने कहा ठीक है आप दुबई आइए। ओके। जैसा मैंने शुरू पे कहा कि पत्रकारिता वो कीड़ा जो है वो जागता ही है कहीं भी। तो वहाँ भी फिर हमने कंटिन्यू अपना बोल इंडिया न्यूज़ स्टार्ट किए। अच्छा। अब मैं सेकंड आपके सवाल पे आता हूँ कि ये सेलिब्रिटीज़ के जो कॉन्टेक्ट यहाँ थे, फिर दुबई में भी उनको कैसे पता है। जैसा दूसरा जिक्र किया आपने इंस्टाग्राम का, तो ये क्या होता है कि सब एक दूसरे का कनेक्ट होते हैं। बिल्कुल। जैसा आपने कहा कि सारे स्टेटस आप देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, तो सबको पता है कि कौन कहाँ है। और आज की तारीख की बात किया जाए तो सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। बिल्कुल तो सबको पता है किस मोमेंट पे कौन कहाँ है। बिल्कुल। तो कांटेक्ट टू कांटेक्ट होते रहते हैं और काम चलते रहता है। बिल्कुल। तो ये अब हम पहुंच गए हैं दुबई। अब दुबई में तो ठीक है, अब तक के आपके करियर में क्या सलीम भाई अचीवमेंट रहा आपका, कि ऐसा लगता है कि हाँ मतलब ये अच्छा लग रहा है कर ये अच्छा लग रहा है करके? देखिए, मैंने नागपुर की अगर पत्रकारिता की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो जिस वक्त मैं सैटेलाइट चैनल पे हुआ करता था, याकूब मेमन की फांसी की अगर मैं बात करूँ, या उसके अलावा इलेक्शन मूवमेंट की बात करें, तो बहुत से ऐसे मूवमेंट है कि जो भूले से नहीं भुलाए जाते। आपको याद होगा, हालांकि वो जिक्र मुझे नहीं करना चाहिए बट फिर भी कर रहा हूँ। याकूब मेमन के वक्त में 420 नागपुर के अंदर पूरी लग चुकी थी, 144 धारा लगी हुई थी, कोई आ नहीं सक रहा था, जा नहीं सक रहा था। उस वक्त एक महसूस होता था, गर्व फील होता था यार कि हम पत्रकार हैं, हम एटलीस्ट एक आई कार्ड डाल के जा रहे हैं, इतने सारे होने के बाद भी कोई रोकने वाला नहीं है। या फिर दूसरे हालात की बात करें, कोविड की बात करें, आप रिपोर्टिंग कर रहे ग्राउंड में खड़े होके, एक तरफ आपको मौत का भी डर है क्योंकि वो हालात ऐसे थे, दूसरी तरफ आपको फैमिली का डर है कि यार हम घर जाएंगे, दिन भर बाहर रह रहे हैं, कोविड है, क्या होगा। तो ये सारे मूवमेंट हैं। और फिर पत्रकारिता जैसा कि भाई 4 स्तंभ होते हैं, उसका एक स्तंभ है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ भी अगर हम बात करें तो आज वो पत्रकारिता नहीं होती जो पहले थी। आज आपकी आवाज़ रोक दी जाती है, आज आपको दबा दिया जाता है। बिल्कुल। जी। दुबई में क्या अचीवमेंट रहा आपका? दुबई में क्या अचीवमेंट रहा तो कितना समय हो गया? मैं समझता हूँ 3 साल लगभग। नहीं, दुबई मुझे 2 साल हो गया। 2 साल हो गए। 2 साल हो गया। बट अगर मैं रिपोर्टिंग की बात करूँ तो मैं कंटिन्यू पिछले 8 महीने से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। ओके। अच्छा, आपका देखने में आ रहा है कि आप ग्लैमर में तो बिल्कुल कर ही रहे थे यहाँ पर, वहाँ पर स्पोर्ट्स में ज़्यादा आपकी दिलचस्पी नज़र आ रही है। मतलब सभी मैं समझता हूँ आपके जो बड़े खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट के हो या फिर पाकिस्तानी क्रिकेट के हो, सभी बड़े खिलाड़ी के साथ आपने इंटरव्यू किया है और उनके साथ मतलब कंटेंट देखने में आ रहा है। कंटेंट देखने में आ रहा है। देखिए, दुबई की बात करें, दुबई वो शहर है, दुबई वो राज्य है जहाँ 200 प्लस कंट्री के लोग वहाँ रहते हैं। अच्छा। 200 प्लस कंट्रीज के पीपल्स वहाँ पे है और उनके साथ आप टॉक कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, तो काफ़ी डिफरेंट माहौल होता है इंडिया और अलग कंट्री पे, दुबई की ख़ास तौर से अगर बात करें। और स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा वहाँ महत्व दिया जाता है स्पोर्ट्स को वहाँ पर दुबई पे। और रिसेंटली अगर अभी मैं बात करूँ तो दुबई पे अभी और नई स्टेडियम बन रहा है। और हाल ही पे अगर 2 साल और आगे की अगर हम बात करें मेरे अंदाज से, तो सारे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट दुबई पे होंगे। रिसेंटली एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, अभी चैंपियन ट्रॉफी होने वाली 19 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है।
इंडिया कंटिन्यू अपने बात पे अड़ी रही कि भाई हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, चैंपियन ट्रॉफी आपको कराना कराइए, लेकिन इंडिया टीम पाकिस्तान नहीं आएगी क्योंकि गाइडलाइंस होती हैं आईसीसी की, बीसीआई की, सब कुछ सारी चीज़ें। बट चैंपियन ट्रॉफी कैंसिल नहीं हुआ। चैंपियन ट्रॉफी हो रही कहाँ? दुबई में। दुबई में बिल्कुल। पाकिस्तान में भी हो रही, पाकिस्तान के अलग अलग लोकेशंस में भी हो रहा है। बट इंडिया टीम जो सारे मैचेस खेलेगी वो दुबई में खेलेगी। अब दुबई में खेलने का रीजन सेफ जोन, क्राइम जीरो है, बिल्कुल, टैक्स जीरो है, ओके, सारी चीजों जीरो जीरो अगर देखा जाए। उसके अलावा भी 200 प्लस कंट्री के लोग वहां रह रहे हैं, बिल्कुल, और काम हो रहा है। आज सबका सेकंड होम दुबई बन चुका है। ओके, उसका रीजन है आपकी सिक्योरिटी। दुबई में एक लेडी भी अगर 4 बजे निकल रही है घर से रात में, कोई उसके लेफ्ट में नहीं है, राइट में नहीं है, फिर भी वो सेफ पहुंच रही है। लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूं, मुझे बोलने में गलत नहीं होगा, एक महिला घर से 7 बजे निकलने की डरती है। अच्छा, तो वो कंट्री है, वो काम कर रही है, वो आपको वेलकम कर रही है। आप काम करो, आपको कितना करना करो, बट आप क्राइम मत करो, क्राइम बर्दाश्त नहीं होगा। छोटे से छोटा बिल्कुल बता। तो दुबई हम पहुंच गए हैं। अब सलीम भाई, क्या प्लानिंग है आगे की? क्या दुबई में ही रहना है या फिर और दुबई से भी नहीं बड़ा नहीं, कुछ? दुबई अभी तो फिलहाल कंटिन्यू दुबई पे है, और इंशाल्लाह आप लोग की अगर दुआ रही, सपोर्ट रहा, साथ रहा, तो बाकी फिर अल्लाह के हाथ में। नहीं, कुछ तो ऐसा लिखा रहता है कि भाई अब यहाँ से अपने को और बड़े समुंदर में जाना। नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं, क्योंकि दुबई में समुंदर बहुत बड़ा है। तो फिलहाल नहीं, क्योंकि मैंने जैसा भी आपको कहा कि 200 प्लस कंट्री के लोग वहाँ रह रहे हैं, तो फिर मुझे दुबई छोड़ के जाने की जरूरत है बाहर। बिल्कुल। तो दोस्तों, दुबई तक का सफ़र अभी हमने देखा, काफ़ी कुछ पर्सनल भी सलीम रहमान साहब ने हमें बताया, लेकिन बहुत सी चीज़ें अभी है जो बची है चर्चा करने के लिए सलीम भाई के साथ। सलीम भाई, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट की कैटेगरी में अभी आप हो, अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें तो अभी 6-7 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं। क्या मुश्किलें ऐसा लगता है आपको कि पत्रकारिता करने में आ रही है, या फिर जैसे अब डराना धमकाना कि भाई बहुत बड़े बड़े लोग हैं शहर में, तो अब आप तो दुबई में है, तो अभी इस चीज़ें तो ज़्यादा हुई, ऐसा कुछ हुआ कि भाई चलो पता नहीं था, अब घर पे कोर्ट का नोटिस ही आ गया वकील का नोटिस आ गया है? देखिए जितेंद्र भाई, ये सवाल अच्छा है आपका, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। कोई भी वर्क हो, नॉट पत्रकारिता, मुश्किल हर वर्क में है, हर काम पे है। जैसे मैंने शुरू पे कहा कि आप अगर पीछे पलट के देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि तब हो गया तो आपको डर लगेगा। लेकिन अब स्लो 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 चलते रहिए, कितना वहाँ खड़ा हो जाएगा, बचेगा नहीं कभी, राइट? तो डर तो रहता ही है। तो रही बात नोटिस की, तो जिस वक्त मैंने स्टार्टिंग किया था पत्रकारिता में, वही उसी जगह की बात करता हूँ, गोपालगंज की। बहुत से ऐसे हालात, मामलात ऐसे आए कि नोटिस आया, नोटिस के साथ साथ धमकियाँ आए। उस वक्त मोबाइल नहीं चला करता था। सबसे वो है कि आज मोबाइल पे आप 2 सेकंड के अंदर अगर आपको अमेरिका पे आर्टिकल लगाना है तो आप 2 सेकंड पे आर्टिकल भेज सकते हैं। बिल्कुल। हम गोपालगंज से पत्रकारिता करते थे, एक कागज में लिखा करते थे पूरे स्क्रिप्ट। वो बात आ जाती लव लेटर वाली, यानी ये फील होता था कि हम लव लेटर भेज रहे हैं। पूरा स्क्रिप्ट कागज में लिखे, उसमें फोटो हम निकाल रहे हैं, मोबाइल में था, प्रिंट कर रहे हैं, फोटो निकाल रहे हैं किसी स्टूडियो वाले के पास से, उसके मेमोरी कार्ड कॉपी करके, वो कागज स्क्रिप्ट वाला और वो मेमोरी कार्ड आप जा रहे हैं लाइक, तो आपको दिया करते थे कि भाई सीने पे फला ऑफिस में आप जाके दीजिए। यानी 3 घंटे पे आपकी रिपोर्ट पहुंच रही है ऑफिस। बिल्कुल। और आज 2-3 सेकंड पे पहुंच रही है अमेरिका। बिल्कुल। तो 2007 और 2025 में ये फर्क हो गया। हम आते हैं अब धमकी पे, तो धमकी बहुत सी आई हैं, और फिर मेरे हिसाब से तो वो पत्रकार का ऑफिस नहीं और वो प्रेस नहीं जहाँ पत्थर ना पड़े, तो जहाँ नोटिस ना आए। तो नोटिस भी आए हैं, धमकियाँ भी आई हैं, बट आपको फेस करते रहना है। ओके। बिल्कुल, जो है पत्रकारिता करना आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो गया है। सिर्फ
हिंदुस्तान ही नहीं, अगर इंडिया लेवल की भी, पूरे वर्ल्ड लेवल की भी बात करें तो खबरें चलती रहती बिल्कुल। है। तो सलीम भाई ये तो एक मुझे याद आ रहा है, क्योंकि मैं कामठी पे बैठा हूँ आपके स्टूडियो पे। बिल्कुल। कामठी मैंने एक रिपोर्टिंग किया था, आई थिंक मुझे सन तो याद नहीं है, हाँ सॉरी सन तो याद नहीं आ रहा है, बट 15 या 16 का है वो बात, 2015 या 16 की। आपको आई थिंक याद आएगा, क्योंकि आप कामठी से हॉस्पिटल के सामने आपके ये जो है ताई सुलेखा ताई, इन्होंने एक धरना प्रदर्शन किया था, और कोई रेप का या मर्डर का कोई भी केस था। उस वक्त जब मैंने रिपोर्टिंग कवर किया था, तो उस वक्त मैं सैटेलाइट में हुआ करता था। वो मेरी पहली क्राइम रिपोर्टिंग थी, और उस वक्त मैंने पत्थर भी खाया है। भाई पब्लिक मार रही है, आप ये टारगेट नहीं कर सकते आपको कौन मार रहा है। तो रिपोर्टिंग करना बहुत टफ है। इंसान सोचता है यार चलो क्या हुआ फील्ड में उतर गए। मुझे भी, मैं वही बोल रहा हूँ कि मुझे अच्छे से याद भी नहीं आ रहा है, सन 15 या 16 था। तो उस वक्त धरना प्रदर्शन था। एक तरफ टायर जलाए गए, दूसरी तरफ से धरना, तीसरी तरफ से पत्थर चल रहे हैं। तो इस बीच में मीडिया घुसी। उसके बाद फिर इस एक सेकंड केस, और नागपुर रानी दुर्गावती चौक की बात करूं, उस वक्त भी पत्रकार लोग बीच में पत्थर पड़ रहे हैं, सारी चीज़। तो कहने का पर्पज़ ये है कि आज जो लोग वीडियो देखते हैं, या जो देखते हैं कि यार सिवनी से नागपुर, नागपुर से मुंबई, मुंबई से दुबई, तो आप पीछे का संघर्ष भी देखिए। आप संघर्ष भी देखिए कि संघर्ष क्या हुआ है। कितने पापड़े जलते बेलना पड़ता है, कितने चने चबाना पड़ता है, क्या क्या कितने पत्थर खाना पड़ता है। आप इस पर भी जाइए। नोटिस किसका आया आपको? नोटिस किसका आया? बॉलीवुड में काफ़ी नोटिस आए। बॉलीवुड में? जी, बॉलीवुड में नोटिस आए हैं। इवन अगर इसकी बात करूं मैं आपको पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स से भी नोटिस आए हैं। नागपुर के सबसे सीनियर, नागपुर ही नहीं बल्कि विदर्भ के सबसे सीनियर पत्रकार, जर्नलिस्ट की अगर मैं बात करूं तो उमेश बाबू चौबे थे। अच्छा। जिसका खुद का अखबार था, और उस अखबार पे आलू की ऐड आया करती थी, आलू की ऐड। अच्छा। वो सबसे सीनियर। उस वक्त मेरे पास एक नोटिस आया था, और मैंने कहा बाबूजी ये नोटिस आया, क्या करना है? अच्छा। बोले बेटा ये तुम्हारे आगे बढ़ने की निशानी है। अरे वाह, ये एक जवाब था उनका। क्या बात है। उमेश बाबू चौबे का। तो बहुत से हालात आते हैं, परेशानियां आती हैं। लाइक अगर मैं आपकी बात करूं तो आपके साथ भी बहुत ऐसे मोमेंट आए हैं। बिल्कुल। और जैसा शुरू पे ही मैंने जिक्र किया कि आपका चैनल हैक भी हो गया था सारी जगह। बट वही है कि मेहनत क्या कर रहा है इंसान, मेहनत नहीं देखी जाती है। किस मुकाम पर सिर्फ वो देखा जा रहा है, बस हम क्यों नहीं पहुंच पाए, ये कैसे पहुंच गए। तो नहीं पहुंचने का रीजन या पहुंचने का रीजन दोनों मैंने बता दिया। दुबई आप पहुंच गए, तब भी फैमिली वाले मतलब शांत है कि भाई अब जो कर रहा है करने दो, पत्रकारिता तो चलो कर ही रहा है। अब नागपुर चला गया, नागपुर से मुंबई चला गया, मुंबई से अब दुबई चला गया, अब दुबई से ना जाने कहाँ चला जाए। नहीं देखिए, वाइफ का क्या रिएक्शन है? फैमिली शांत नहीं होती है। उसका रीज़न ये है कि माँ बाप के 10 औलाद हो, चाहे एक औलाद हो, औलाद बिल्कुल। घर से बाहर वो कभी रखना नहीं चाहते, लेकिन कंडीशन आपको एक तो बाहर जाने की इजाज़त देती है, या फिर आप कंटिन्यू, जैसा मैंने आपको कहा कि आप चलते रहिए। आपका रिस्क तो सबसे पहली बात अल्लाह ने लिखा है कि आपका रिस्क अब कहाँ है ना। तो शुरू में मैंने कहा कि माँ बाप की दुआएं होती हैं। आपने वाइफ की बात कहा, तो नो डाउट अगर आप मैरिड नहीं है तो वाइफ का सवाल नहीं। मैरिड है तो माँ बाप के बाद आपको अगर सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, माँ बाप के बाद अगर कोई सपोर्ट करता है तो आपको वाइफ सपोर्ट करती है। तो इसमें कोई दोहराई की बात नहीं कि वाइफ ने भी मुझे पुश किया कि ठीक है आप जाइए, हम हैं, और आज गए हैं तो उसका रिजल्ट सामने है। बिल्कुल। लेकिन आज भी माँ होती है। बिल्कुल। दिन पे 4 कॉल आते हैं, खाना हुआ नहीं हुआ, अच्छा, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, वालिद का कॉल आता है। ओके। ट्रेन से गए हो या कार से गए हो, या कैसे गए हो, या कहाँ जा रहे हो, या क्या कर रहे हो। तो माँ बाप होते हैं। माँ बाप किसी के नहीं चाहेंगे कि उनकी औलाद उनके पास से बाहर हो। बिल्कुल। लेकिन अगर आपको कुछ करना है, कुछ बन के दिखाना है, या फिर लाइक जैसे भी आपने कहा कि यहीं रहो कुछ नहीं करते, या फिर कुछ कर रहे हो, कुछ
कर दिए तो फिर उसके पीछे का नहीं देखा जाता, बस बंदा वहाँ पहुँच गया ये देखा जाता है। तो सारी चीज़ें देखना पड़ता है और बस वही है। क्या अंतर लगता है आपको? अपने भारत के, हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट में भी काम किया, भारतीय पत्रकारिता में और आज अब दुबई में है, वहाँ की पत्रकारिता में क्या अंतर लगता है आपको? पत्रकारिता की अगर मैं बात करूँ इंडिया और दुबई की, तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा। यहाँ आप आज़ाद हो, हाँ। यहाँ आप स्वतंत्र हो, आप कुछ भी बोल सकते हो। हाँ। कहीं भी आप लेके माइक लेके खड़े हो सकते हो, कहीं भी आप कैमरा निकाल सकते हो। बिल्कुल। गल्फ़ कंट्री की अगर मैं बात करूँ तो कहीं भी आप चलते फिरते, इवन कैमरा एक बहुत बड़ी बात है, मोबाइल भी नहीं निकाल सकते। अच्छा। या नहीं, आप मोबाइल तो छोड़ो, आप अगर पत्रकारिता कर रहे हो, ये मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ, कैमरा और मोबाइल की, अगर आप पत्रकारिता कर रहे हो तो आप माइक आईडी जो बीम होता है वो भी नहीं निकाल सकते। क्यों? परमिशन। आप एक वर्ड अलग से नहीं लिख सकते। अच्छा। जो उनका ऑफिशियली स्क्रिप्ट आ रहा है, जो हमारे पास आता है भारत की अगर हम बात करें, और वहाँ की अगर हम बात करें, जो आपके पास ऑफिशियली स्क्रिप्ट आ रहा है आपको वही स्क्रिप्ट दिखना है। अच्छा। तो बहुत फ़र्क है और उसका रीज़न ये भी है, आज भारत पे आप देखिए, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले का, बोलने की आज़ादी, लोग कहाँ पहुँच रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, यही चीज़ आप बाहर बोल के देखिए। बिल्कुल। तो बहुत फ़र्क है उसका। तो बहुत, ये रविंद्र इलाहाबादी की बात कर रहे हैं हम अभी, आप देखिए। हाँ, रणवीर इलाहाबादी की आज़ादी, इसका मतलब नहीं कि आपको आज़ादी दे दी गई है तो जो आ रहा है आप बोलिए, तो ये फ़र्क है। क्या लगता है उनके स्टेटमेंट जो आप उन्होंने दिए वीडियोस में? गलत है, बिल्कुल गलत है, स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आज देखिए, आज पूरा सोशल मीडिया उनसे भरा हुआ है। बिल्कुल। एक तरफ अगर आप पोस्टकार्ड चला रहे हो या फिर बातचीत कर रहे हो या वीडियोस बना रहे हो या कॉमेडी वीडियोस बना रहे हो, इसका मतलब नहीं कि आपके पास जुबान है और आप स्वतंत्र देश है तो आपको जो चाहें आप बोले जाएं। बिल्कुल नहीं बोल सकते। महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक्शन भी ले रही है उसमें। बिल्कुल ले रही है। देवेंद्र फडणवीस सीएम ने बोले हुए हैं कि हम एक्शन ले रहे हैं, महिला आयोग उस पर काम कर रही है। बिल्कुल। मतलब एक लेवल पर आदमी पहुंच जाता है तो ऐसा लगता है कि बस मैं ही भगवान हूँ। नहीं, नोट भगवान भी नहीं बोला जाएगा। नहीं, ऐसा लगता है ना लोगों को। हाँ, वो भाई एक रियलिटी शो पर आ रहा है, सभी एज के लोग उसको देख रहे हैं और कुछ भी अनाप शनाप, मतलब गलत है, क्या है? गलत है। तो चलिए, काफ़ी कुछ चर्चा सलीम रहमान साहब से हुई है। तो चलिए, काफ़ी कुछ चर्चा सलीम रहमान बोल इंडिया न्यूज़ के चीफ एडिटर से हुई है। फैमिली बैकग्राउंड, किस तरह से सिवनी से उन्होंने शुरू किया, नागपुर आए, मुंबई गए, मुंबई से और अब दुबई में पत्रकारिता कर रहे हैं। अगर इससे आगे वो जाते हैं तो फिर से एक और इंटरव्यू के लिए इनको बुलाना पड़ेगा। फिलहाल इसको यहीं पर रोकते हैं। सलीम भाई, क्या न्यू कमर्स है, नए पत्रकार है, यूट्यूब सोशल मीडिया के माध्यम से पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या आप एक सीनियर जर्नलिस्ट के नाते क्या एडवाइस देना चाहेंगे हमें? नहीं, हमें वाली बात नहीं है, वो तो मैंने स्टार्टिंग पे ही बोल दिया यूथ को कि आप बस आगे चलते जाइए। जैसा आज़ाद देश में, स्वतंत्र देश में है, तो इसका मतलब नहीं कि जो मुंह में आए वो बोलिए। आप अपने आप को भी सेव करके चलिए, फैमिली को भी सेव करके चलिए। बस इतना है कि चलते रहिए, ब्रेक मत मारिए। बिल्कुल। क्योंकि आपकी सक्सेस उसी पे है। और ईमानदारी से काम करते रहिए। बिल्कुल। तो ईमानदारी से काम करिए, चलते रहिए, पीछे मत मुड़िए। लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बिल्कुल मत इसके ऊपर गौर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। आगे बढ़ते जाइए। आपका जब मुकाम आएगा तो लोग देखेंगे किस तरह से ये आगे बढ़ा है। तो काफ़ी कुछ चर्चा सलीम भाई से हुई है। सलीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया दुबई से यहाँ आने के लिए, वक्त निकालने के लिए। तो अब इस वीडियो को फिलहाल यहीं रोकते हैं। आगे की जर्नी, फिलहाल अब तक की तो जर्नी हो गई है, आगे क्या जो भी रहेगा हम ज़रूर हमारे एनजीपी न्यूज़ के माध्यम से आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये एक सिलसिला अब हम जो है अलग अलग लोगों को बुलाकर अपने स्टूडियो में यहाँ पर इंटरव्यू करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी व्यक्ति का, किसी पर्सनालिटी का इंटरव्यू किया जाए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे उस तक पहुँचने की, उनका इंटरव्यू करने की। तो बने रहिए एनजीपी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। इन त्योहारों पे घर लाएं नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो एसी। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका।
मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कांटी।